रूसी राष्ट्रपति भवन से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर हुई पुतिन के करीबी की हत्या से हड़कंप मचना शुरू हो गया है। और ऐसे में ये एक बहुत बड़ी घटना है जिसके बाद लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। रूसी न्यूक्लियर फोर्स चीफ की हत्या के साजिश के पीछे आखिर कौन है, ये एक बड़ी घटना है। और बड़ी खबर ये मिल रही है कि रूसी परमाणु सुरक्षा बल के चीफ इगोर किरिलोव की मौत, इगोर किरिलोव के अपार्टमेंट के बाहर हत्या कर दी गई। इलेक्ट्रिक स्कूटर में छिपाया बम अचानक से फट गया। रेडियोलॉजिकल केमिकल सुरक्षा बल के भी प्रमुख रहे इगोर, बायोलॉजिकल डिफेंस ट्रूप्स के भी प्रमुख थे इगोर। तो देखिए एक बहुत बड़ी घटना आ गई है सामने। बायोलॉजिकल डिफेंस ट्रूप्स के चीफ भी रहे इगोर, उनकी हत्या की गई है। अब रूसी परमाणु सुरक्षा बल के चीफ की मौत होना बड़े सवाल खड़े करता है। क्या ये युद्ध का एक टर्निंग पॉइंट है? और आइए अब हम आपको बताते हैं आखिर किरिलोव हैं कौन जिनकी हत्या से रूस यूक्रेन युद्ध की जंगी ज्वाला भड़क सकती है। कौन है इगोर, आइए आपको बताते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल किरिलोव अपने सहायक के साथ अपार्टमेंट से बाहर निकल रहे थे। पहले आपको घटना बताते हैं आखिर कैसे हुई मौत। किरिलोव की सरकारी कार उन्हें लेने पहुंची थी और उसके बाद तभी इलेक्ट्रिक स्कूटर में छिपाया विस्फोटक वहां पर फट गया और विस्फोटक को रिमोट के जरिए उड़ाने की आशंका जताई जा रही है। स्कूटर में 200 ग्राम TNT रखे होने की खबर है जिसमें विस्फोट हुआ था। और इसके अलावा अब बड़ा सवाल क्या है ये देख लीजिए कि क्या हत्या के पीछे यूक्रेन का हाथ है। बड़ा सवाल है ये। और इसके अलावा क्योंकि सवाल भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि जिस तरह की दुश्मनी रूस के साथ है, क्या ये यूक्रेन कर सकता है। अब सवाल यह है कि इगोर की मौत के बाद आगे क्या होगा। न्यूक्लियर फोर्स चीफ की हत्या, यूरोप में क्या महायुद्ध तय है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, इगोर किरिलोव की हत्या के बाद गुस्से में पुतिन है। क्रेमलिन में बड़े अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंगें हो रही हैं। पुतिन ने अधिकारियों से बड़े हमले के लिए तैयार रहने को कह दिया है। क्रेमलिन को हत्या के पीछे यूक्रेन और नेटो देशों पर शक भी है और का मिसाइल के प्रोडक्शन को तेज करने का आदेश भी पुतिन की ओर से दिया गया है। रेडी टू अटैक मोड में रूसी न्यूक्लियर हथियार पहुंच चुके हैं। और अब आपको बता देते हैं, आपको समझाते हैं कि रूसी जनरल इगोर किरिलोव निशाने पर आखिर क्यों थे। रूसी जनरल इगोर किरिलोव निशाने पर क्यों रहे। लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव रूसी परमाणु सुरक्षा बल के प्रमुख रहे। रूस की आक्रामक परमाणु पॉलिसी बनाने की जिम्मेदारी उन्हें मिली हुई थी। रेडियोलॉजिकल केमिकल बायोलॉजिकल डिफेंस के प्रमुख भी रहे थे इगोर। केमिकल हथियारों का बड़ा जखीरा जमा करने का आरोप उन पर है। एक दिन पहले ही यूक्रेन ने युद्ध अपराधी घोषित किया था इगोर पर। यूक्रेन पर रासायनिक हथियारों से हमले का आरोप भी है। यूक्रेन में केमिकल हमलों के 4800 से ज्यादा मामलों में इगोर ही जिम्मेदार हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि इगोर पर कई इल्जाम रहे, कई आरोप रहे, लेकिन इगोर की मौत, इगोर की जो हत्या हुई है उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। यूक्रेन में सैनिकों की कमी के बीच यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने अब मोर्चा संभाल लिया है। रूस में मौजूद जासूसों के नेटवर्क को एक्टिव कर दिया गया है और अब दबे पांव रूसी ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। 3 दिनों में ही रूस को जबरदस्त नुकसान भी हुआ है। हर हमले का वीडियो यूक्रेनी खुफिया एजेंसी और सेना की तरफ जारी किया गया है। इसीलिए दुनिया आसानी से ये समझ चुकी है कि रूस में गुरिल्ला प्रहार कौन कर रहा है। एक ही दिन बीता है जब खार्किव में रूसी S-400 से निकली ऐसी ही एक मिसाइल ने यूक्रेनी सुखोई 25 के टुकड़े कर दिए। आसमान में मिसाइल ने यूक्रेनी फाइटर जेट का पीछा किया और फिर विमान आग का गोला बन गया। यूक्रेन के पास S-400 जैसा ताकतवर एयर डिफेंस तो नहीं, लेकिन यूक्रेन ने गुरिल्ला प्रहार से इसका बदला ले लिया है। यूक्रेन के पास रूस की तरह मिसाइलों का भंडार नहीं है और न ही रूस की तरह एक ही दिन में 100 से अधिक ड्रोन हमले की ताकत।
लेकिन यूक्रेन ने रूसी सेना को दहशत से भर दिया। यूक्रेन की सबसे बड़ी ताकत है यूक्रेन की खुफिया एजेंसी। रूस में फैला जासूसों का जाल, छिपकर हमला करने का तरीका। अब यूक्रेन की नई रणनीति के आगे रूस की बड़ी बड़ी मिसाइलें नाकाम हैं। रूस के भारी भरकम बॉम्बर और लड़ाकू विमान भी हमलों को रोकने की ताकत नहीं रखते। क्योंकि अब हर हमला दबे पांव किया जा रहा है। रूस की जमीन पर हमले हो रहे हैं। छोटे छोटे हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। यूक्रेन ने पिछले 3 दिनों से रूस की ऐसी जगहों पर हमला किया जहां से रूसी सेना का पहरा बेहद कम है। यूक्रेन ने बगैर ड्रोन का इस्तेमाल किए रूसी सेना को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। बगैर मिसाइल के यूक्रेन ने रूस के फाइटर जेट को भस्म कर दिया। एक ही दिन में 3 रेल इंजन को आग लगाकर नष्ट कर दिया। सेना के तेल सप्लाई रूट को धमाके से उड़ा दिया और एक रेल ब्रिज को नष्ट कर दिया। इतना ही नहीं, समंदर में भी कोहराम मचा है। रूस के 2 तेल टैंकर डूबने वाले हैं। इसे भी एक बड़ी साजिश माना जा रहा है। रूस को मिल रहे लगातार शॉक की डिटेल भी बताएंगे, लेकिन पहले यह बता देते हैं कि अगर वाकई ये गुरिल्ला हमले हैं और रूस इन हमलों के रहस्य को सुलझा लेता है तो दुनिया को कितनी बड़ी जंग का सामना करना पड़ेगा। रूस के लिए हैरानी की बात है कि यूक्रेन के सीक्रेट एजेंट्स आखिर इतने ताकतवर कैसे हो गए। रूस को शक है नेटो देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। नेटो रूस में सीक्रेट हमले करा रहा है। हमलों की प्लानिंग भी नेटो कर रहा है। पिछले दिनों नेटो को इस बात की भनक लगी थी कि रूस यूरोप या नेटो के किसी देश पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। रूस के टारगेट पर अमेरिकी सैन्य बेस हो सकते हैं। रूस की प्लानिंग का अंदाजा होते ही एक तरफ नेटो देशों ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी, तो दूसरी तरफ रूस में अचानक रहस्यमय तरीके से हमले होने लगे। यही वजह है कि रूस को लग रहा है कि ये हमले यूक्रेन के नाम पर नेटो कर रहा है। रूस में क्या कुछ हुआ है यह आपको बताते हैं। और पुतिन के किसी करीबी की हत्या से जुड़ा ये मामला पहला नहीं है। इससे पहले भी पुतिन के करीबियों की मौत हो चुकी है, मौत के घाट उतारा जा चुका है। पुतिन के करीबियों की हत्या में कौन कौन शामिल है? इगोर किरिलोव, जो हाल ही में हत्या की गई, रूसी परमाणु सुरक्षा बल के प्रमुख रहे। 17 दिसंबर 2024 को उनकी मौत हुई, हत्या कर दी गई। और किस जगह हुई? मॉस्को में। मिखाइल शेसिस्की डिजाइन ब्यूरो मार्स के डेप्यूटी हेड रहे। तारीख 12 दिसंबर 2024 और कहां उनकी मौत हुई? मॉस्को में। डारिया दुगिन, पुतिन के करीबी अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी, तारीख 20 अगस्त 2022 और जगह कौन सी रही? मॉस्को। तो जितने भी पुतिन के करीबी रहे वो मौत उनकी हो चुकी है और उनके मरने पर कई सवाल उठ गए। उसमें यूक्रेनी सैनिकों पर हमला हुआ है। रूसी एयरबॉर्न रेजिमेंट ने यूक्रेनी सैनिकों पर अटैक किया है। बंकर में छिपे यूक्रेनी सैनिकों को बंधक बनाया गया। रूस ने पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया है। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, बॉर्डर पर यूक्रेनी स्नाइपर तैनात कर दिए गए हैं। 2000 मीटर दूर से सटीक निशाना लगा है। 338 LM बुलेट से ये स्नाइपर लेस हैं। और आइए अब आपको बताते हैं पिछले 24 घंटे में कुर्स्क वॉर जोन में क्या क्या हुआ है। कुर्स्क में अब आर पार की लड़ाई दरअसल छिड़ चुकी है। आमने सामने की जंग चल रही है। रूसी सेना का एक जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। यूक्रेनी सैनिकों से रूस की भीषण जंग जारी है। कुर्स्क में टैंक, फाइटर जेट्स के साथ साथ ड्रोन अटैक तक हो रहे हैं। कुर्स्क के फियोदेसिया कस्बे पर रूस का कब्जा है। कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत यहां हुई है।
बख्तरबंद वाहन, टैंक यहां पर खत्म कर दिए गए। कुर्स्क में यूक्रेन की जो आखिरी लड़ाई है वो जंग लड़ी जा रही है। नेटो के हथियारों से रूसी सेना पर हमला हो रहा है, जो हथियार नेटो ने दिए हैं यूक्रेन को। कुर्स्क में GBU-39 बमों से हमले की तैयारी में यूक्रेन है। MiG-29 फाइटर जेट से भी हमले की तैयारी यूक्रेन कर रहा है। तो जो रूस का जवाब है उसका पलटवार यूक्रेन देना चाहता है। 2025 के शुरुआती हफ्तों में पुतिन हर कीमत पर कुर्स्क को आजाद करवाना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने 10,000 कोरियाई सैनिकों को सिर्फ कुर्स्क में उतारा है, सिर्फ कुर्स्क में। जी हाँ, हालांकि पुतिन की ये रणनीति अब फेल होती नजर आ रही है। दरअसल जेलेंस्की ने कुर्स्क में स्टॉर्म शैडो और हाइमार्स मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। यूक्रेन को कुर्स्क की जमीन पर लड़ते 4 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक पुतिन की सेना रूसी जमीन खाली नहीं करवा सकी। कुर्स्क अब यूक्रेन जंग का सेंटर बन चुका है। यूक्रेन किसी भी हाल में कुर्स्क पर कब्जा बनाए रखना चाहता है। वहीं पुतिन किसी भी कीमत पर ट्रंप की शपथ से पहले कुर्स्क खाली करवाने की जिद पर अड़े हैं। पुतिन ने कुर्स्क खाली कराने का जिम्मा अपने मित्र किम जोंग को सौंपा है, जिसकी पुष्टि महज 48 घंटे पहले ही एक बार फिर जेलेंस्की ने की थी। करीब 48 घंटे पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति ने वीडियो मैसेज के जरिए कोरियाई सैनिकों की कुर्स्क में होने की जानकारी दी थी और अब इन सैनिकों के वीडियो भी यूक्रेन ने जारी करने शुरू कर दिए हैं। हालांकि ये वीडियो जिंदा नहीं बल्कि मृत कोरियाई सैनिकों के हैं। बर्फ के बीच जमीन पर मौजूद ये शव किम जोंग के सैनिकों के हैं। दावा है कि ये सैनिक यूक्रेन के हमलों में मारे गए। ये वीडियो यूक्रेन ने FPV ड्रोन से कैप्चर किया, जिसमें करीब 22 सैनिकों के शव होने का दावा किया गया। यूक्रेन के हमले में सिर्फ कोरियाई सैनिक ही नहीं बल्कि उसके कमांडर भी मारे जा रहे हैं। ये तस्वीरें एक कोरियाई अधिकारी के अंतिम संस्कार की हैं। दावा है कि इसकी मौत यूक्रेनी स्टॉर्म शैडो मिसाइल के हमले में हुई। यूक्रेन का दावा है कि बीते 24 घंटे में उत्तर कोरिया के 30 सैनिक मारे गए हैं। वहीं 42 सैनिक घायल होने की रिपोर्ट है। यूक्रेन ने कोरियाई सैनिकों की कई चौकियों पर कब्जे का दावा भी किया है। यूक्रेन की माने तो आने वाले वक्त में कुर्स्क की जंग में मरने वाले कोरियाई सैनिकों का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, जिसकी वजह है उनकी 70 साल पुरानी तकनीक। दावा है कि उत्तर कोरिया के सैनिक जंग में 70 साल पुराने हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी जंग लड़ने की रणनीति भी कई साल पुरानी है, जिसकी वजह से यूक्रेन के सामने उनका टिकना बेहद मुश्किल है। यूक्रेन ने कई ऐसे वीडियो भी जारी किए हैं जिसमें कोरियाई सैनिक जंगलों में पुरानी राइफल के साथ नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में उत्तर कोरिया के कई सैनिक नजर आ रहे हैं। इनके हाथों में जो राइफल दिख रही है वो सालों पुरानी मोसिन नांगत राइफल है। अब इस वीडियो में देखिए, कोरियाई सैनिक के पास वही पुरानी राइफल है। वो ड्रोन पर लकड़ी फेंक रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, किम का सैनिक ड्रोन को मार गिराने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है। दरअसल मोसिन राइफल को सोवियत संघ ने 1882 में बनाया था। यह उस दौर की सबसे आधुनिक राइफल में शामिल थी। महज 9 सालों में 3 करोड़ 20 लाख राइफल तैयार की गई। दूसरे विश्व युद्ध तक इस राइफल का काफी इस्तेमाल होता था। ऐसे में यूक्रेन जल्द से जल्द कोरियाई सैनिकों की टुकड़ियों को खत्म करने की तैयारी में है। जेलेंस्की के जवान कोरियाई सैनिकों पर स्टॉर्म शैडो और हाइमार्स मिसाइलों से हमले कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन जल्द GBU-39 बमों से हमले की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के लिए यूक्रेन MiG-29 फाइटर जेट का इस्तेमाल करेगा। यूक्रेन की आक्रामकता को देखते हुए पुतिन की सेना भी एक्शन में है।
रूस के सैनिक अब कुर्स्क में मौजूद यूक्रेन सैन्य चौकियों पर ड्रोन से हमले कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों पर हमले के लिए फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त कुर्स्क की करीब 800 वर्ग किलोमीटर जमीन पर यूक्रेन का कब्जा है, जिसे पुतिन हर हालात में मुक्त करवाना चाहते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुर्स्क की जंग और तेज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत मंच। और वॉर जोन से एक और बड़ी खबर मिल रही है। जंग के बीच नेटो देशों को पुतिन ने धमकी दी है। अमेरिका यूक्रेन में मिसाइल सप्लाई बंद कर दे। पुतिन ने कह दिया है जरूरत पड़ने पर रूस मिसाइल प्रतिबंध हटा देगा। और एक और बड़ी खबर, रूस ने नेटो से जंग की भविष्यवाणी की है। रूसी रक्षा मंत्री आंद्रे बेलेसोव का बयान सामने आया। अगले दशक में नेटो से जंग के लिए तैयार रहें। यूरोप में नेटो से होगी रूस की जंग, ये रूसी मंत्री का कहना है। तो देखिए, नेटो से जंग की तैयारी में पुतिन नजर आ रहे हैं। नेटो फुल सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को, लेकिन ये पुतिन को नागवार है। और रूस ने नेटो से जंग की भविष्यवाणी की है कि आने वाले वक्त में रूस नेटो से लड़ेगा, क्योंकि रक्षा मंत्री जो है, रूसी रक्षा मंत्री बेलेसोव, उनका एक बड़ा बयान आ गया है। उन्होंने ये कह दिया है कि अब जो अगली जंग लड़ी जाएगी वो नेटो के साथ सीधी लड़ी जाएगी। तो देखिए कैसे रूस जो है वो नेटो से जंग की तैयारी में जुट गया है। कुछ और डिटेल में जानकारी देते हैं। एक दशक के भीतर नेटो से जंग संभव है, ये रूसी मंत्री कह रहे हैं। रूस हर हालात से निपटने के लिए तैयार नजर आ रहा है। यूरोप में 1 लाख से ज्यादा यूएस सैनिक हैं। रूस के पास परमाणु हमले का विकल्प भी खुला हुआ है। अगर कुछ नहीं तो परमाणु अटैक भी हो सकता है। और एशनिक मिसाइल का उत्पादन बढ़ाएंगे, इसका प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। 2024 में यूक्रेन से हमने 189 बस्तियां मुक्त कराई हैं, ये रूसी रक्षा मंत्री का कहना है। और पुतिन 20 जनवरी से पहले कीव फतेह के प्लान को एक्टिवेट कर भी चुके हैं, जिसकी पुष्टि ईयू के ज़ेलेंस्की समर्थक देश भी कर रहे हैं, जिन पर ट्रंप का टेरर हावी हो चुका है। तो क्या ज़ेलेंस्की के हाथ से कीव निकलने वाला है या फिर जंग को आगे भी विस्तार मिलने वाला है? देखिए इस रिपोर्ट में। ये तैयारी निर्णायक जंग की। यूक्रेन की जमीन पर रूस के झंडे को लहराने की। यूक्रेनी सेना को यूक्रेन के पूर्वी हिस्से से पीछे धकेलने की। तस्वीरों में आप जिस फाइटर प्लेन को देख रहे हैं वो रूस का बेहद घातक हवाई योद्धा Su-57 है। जिसके वॉर जोन के आसमान पर उड़ने का मतलब है जंग में जीत अपने नाम करना। और इस जीत को पुख्ता करने के लिए ही रूस ने इस फाइटर जेट को और ज्यादा घातक बना लिया। लेकिन सवाल यह है कि रूस को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्यों रूस ने जंग के विस्तार का अनुमान लगा लिया है, या फिर रणनीति कुछ और है? पुतिन लांघेंगे दहलीज या अब टारगेट की? क्रेमलिन की तरफ से कई बार यह बताया जा चुका है कि रूस का टारगेट यूक्रेन का पूर्वी हिस्सा है, जहां पुतिन स्वायत्त सत्ता को स्थायी बनाना चाहते हैं।
लेकिन ज़ेलेंस्की नाटो और ईयू की मदद से ऐसा होने से रोक रहे हैं। रूस के खिलाफ युद्ध को घातक बना रहे हैं, रूस के अंदर तक पहुंचकर कब्जे की स्थिति बना रहे हैं। इसलिए यूक्रेन जैसे ही स्थिति बदलने की दिशा में कदम उठा रहा है, वैसे ही पुतिन भी अपना टारगेट बदलते जा रहे हैं। और अब दावा किया जा रहा है कि पुतिन कीव को टारगेट बनाकर जंग को विस्तार दे रहे हैं। और बड़ी बात यह भी कि 24 घंटे पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से बंधकों की रिहाई की बात की थी, जिसके कुछ देर बाद ही इजराइल ने यमन में हूती और गाजा पर बड़ी एयर स्ट्राइक भी कर दी। अब सवाल यह है कि क्या ये स्ट्राइक ट्रंप के इशारे पर की गई? क्या बमबारी के जरिए बेंजामिन बंधकों की रिहाई के लिए दबाव बनाने की तैयारी में कर रहे हैं? और इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू की अगली रणनीति क्या होगी। गाजा की जमीन एक बार फिर दहल उठी। रात के वक्त इजराइल के फाइटर जेट गाजा में दाखिल हुए और खान यूनिस से लेकर अल नुसीरत कैंप तक भीषण बमबारी की। इजराइल का हमला कितना जबरदस्त था, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। ये वीडियो खान यूनिस में बमबारी के कुछ घंटे बाद का है। हर तरफ तबाही मची है। रेस्क्यू टीम बचे हुए लोगों के साथ मिलकर घायलों को अस्पताल पहुंचा रही है। वहीं एक इमारत के ऊपरी हिस्से में आग लगी है, जहां फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। आईडीएफ ने खान यूनिस में मौजूद नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स के पास भी बमबारी की। इस हमले में 2 स्कूल की इमारतें और 6 मकान तबाह हो गए। करीब 91 लोगों के मारे जाने की खबर है, वहीं 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। इजराइल ने खान यूनिस से पहले यहां से 16 किलोमीटर दूर अल नुसीरत कैंप पर भी बमबारी की थी, जिसमें करीब 30 लोगों की मौत का दावा किया गया है। आईडीएफ का दावा है कि यहां हमास के सीक्रेट ठिकाने थे, जिन्हें एयर स्ट्राइक कर तबाह कर दिया गया। हमले में अहमद बर्क के मारे जाने का दावा है। ये हमास की सेंट्रल कैंप ब्रिगेड में प्लाटून कमांडर था। इजराइल इसे भले हमास को खत्म करने का ऑपरेशन करार दे रहा, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो बेंजामिन एयर स्ट्राइक के जरिए हमास पर दबाव बनाने की कोशिश में है, ताकि जल्द से जल्द बंधक समझौते को अंजाम तक पहुंचाया जा सके। इसे लेकर हाल ही में बेंजामिन ने अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी चर्चा करने की पुष्टि की है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा, मैंने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति से बात की है। हमारी बंधकों की रिहाई को लेकर चर्चा हुई है। हम बंधकों को जल्द घर वापस लाएंगे। फिलहाल इस पर जितना कम बात करें उतना बेहतर है। बेंजामिन के आदेश पर जहां आईडीएफ गाजा को दहला रहा है, वहीं यमन में मौजूद हूती पर भी इजराइल ने बड़ी एयर स्ट्राइक की। हूती के खिलाफ ऑपरेशन में अमेरिका और ब्रिटेन ने भी उसका साथ दिया। अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल की वायुसेना ने एक साथ हूती पर हमला किया। पश्चिमी यमन में हूती के ठिकानों पर बमबारी की गई। सदा और अमरान में हूती के 5 मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए गए। दरअसल इजराइल ने हिजबुल्लाह को बेहद कमजोर कर दिया है। वहीं सीरिया में प्रॉक्सी नेटवर्क खत्म हो चुका है। अब हमास की इकलौती उम्मीद यमन में मौजूद हूती है। ऐसे में इजराइल की कोशिश अब हूती को भी कमजोर करने की है, ताकि हमास के हौसलों को तोड़ा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। एक और बड़ी खबर मिल रही है। रूस यूक्रेन जंग को लेकर बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है। रूस यूक्रेन जंग में आजमगढ़ के युवा शामिल रहे। आजमगढ़ के दर्जनों युवा रूस की तरफ से जंग लड़ रहे हैं। जंग से लौटे आजमगढ़ के राकेश यादव का खुलासा है, 5 से 7 लाख में रूस जाते हैं भारत के युवा।
तो देखिए बहुत बड़ा खुलासा है। 5 से 7 लाख में जो देश के युवा हैं, भारत के युवा हैं, वो रूस का रुख करते हैं। जो रूस से लौटे हैं, रूस के साथ जो जंग लड़ रहे थे, जो रूस में रहकर जंग लड़ रहे थे, राकेश यादव ने लौटते से ही, स्वदेश लौटते से ही बड़ा खुलासा किया है। तो देखिए एक तस्वीर सामने आई है जिसमें राकेश यादव दिखाई दे रहे हैं सैनिकों के साथ, और जब वो वापस लौटे, स्वदेश वापस लौटे, तो उन्होंने बताया गया, उनकी तरफ से बताया गया कि भारत के कई युवा हैं जो रूस में लड़ रहे हैं, रूस के लिए लड़ रहे हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे युवाओं को रूस, यूक्रेन ले जाया जा रहा है। रूस से लौटे राकेश यादव ने क्या क्या बताया, क्या बयान दिया है। देखिए रूस यूक्रेन जंग में भारत के युवा शामिल हैं। ये एक बड़ा खुलासा है, अपने आप में एक्सक्लूसिव खुलासा। आजमगढ़ के दर्जनों युवक जंग लड़ रहे हैं और आजमगढ़ के कई युवक रूस पहुंचे। गरीब युवाओं को वहां पर पैसे का लालच दिया जाता है रूस में जंग लड़ने के लिए। रूस यूक्रेन जाने के लिए 5 से 7 लाख में सौदा होता है कि उन्हें 5 से 7 लाख में अपने जान की बाजी लगानी होगी। नौकरी देने के नाम पर सेना में भर्ती कराया जाता है। दिल्ली में बैठे एजेंट ये काम करते हैं, रूस यूक्रेन ले जाते हैं और फिर युवाओं को धोखे से वहां पर पहुंचा दिया जाता है और कहा जाता है कि आप जंग लड़िए। युवाओं को धोखे से वहां पर ले जाया जाता है। रूस से 8 महीने बाद भारत लौटा है राकेश यादव और उसकी तरफ से ये बड़ा खुलासा हुआ है। रूस की तरफ से जंग लड़ रहा था राकेश। न सिर्फ राकेश, दर्जनों ऐसे आजमगढ़ वाले युवा हैं जो कि वहां जंग लड़ रहे थे। जंग में राकेश के कई साथी मारे तक गए हैं, ये भी जानकारी राकेश यादव की ओर से दी गई। तो 8 महीने बाद जो वतन वापसी हुई है उसमें ये बड़ा खुलासा हुआ है। और रूस से राकेश समेत सिर्फ 2 लोग वापस लौटे हैं, बाकियों की मौत हो गई है, जो जानकारी दी गई। जंग में भारत के कई राज्यों के युवा भी शामिल हैं, न सिर्फ आजमगढ़ बल्कि कई राज्य भी बताए जा रहे हैं जिनके युवा शामिल हैं। और आपको बता दें, रूस से जंग में शामिल होकर आजमगढ़ लौटे राकेश यादव से टीवी9 संवाददाता अवनीश उपाध्याय ने बात की है। जाना है कि रूस में उनके साथ क्या क्या हुआ है। राकेश जी, जो घटना आपके साथ घटी है, यूक्रेन के युद्ध में आप लोग वहां पहुंचे थे, आप लोग कैसे पूरी कहानी रची गई थी, शुरू से बताइए। हम लोग जो कि एजेंट द्वारा हम लोगों को यहाँ पर बोला गया था कि आप लोगों को गार्ड की नौकरी होगी जो कि एयरपोर्ट पे या मेट्रो में आपकी ड्यूटी लगेगी। तो हमने बोला कि ठीक है। जो कि बोले थे कि आप लोगों का 2 लाख रुपये मंथ सैलरी रहेगी। तो हम बोले कि बाकी और काम तो नहीं करवाया जाएगा हमसे। तो बोले नहीं, बस यही काम रहेगा आप लोगों का। तो हमने बोला ठीक है। तो हम लोगों को जब यहाँ से दिल्ली से जब रसिया लेकर गए थे तो वहाँ पर हमें एक रसिया में मतलब कुछ लिखा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि इस पर आप लोगों को साइन करना होगा। तो हमने बोला इस पे क्या लिखा है, हमें तो इसमें कुछ पता ही नहीं चला कि तो रसिया भाषा में लिखा हुआ है। तो एक एजेंट था वहाँ पे सुमित करके, जो दिल्ली में ऑफिस है उनकी, वो वहाँ पर हम लोगों को मतलब एयरपोर्ट से लेकर गया था। तो हमने पूछा कि इसमें क्या लिखा है। तो बोलें कि क्या आपको हम पे विश्वास नहीं है? जब हम आपको इंडिया से यहाँ तक लाए हैं तो कुछ तो विश्वास होगा आपको। तो हमने बोला ठीक है भैया, हम आपके विश्वास पे साइन कर दे रहे हैं। 15 दिन के ट्रेनिंग के बाद हमें फिर युद्ध में लेकर चले गए। तो युद्ध से पीछे ही रखे, 2 महीने युद्ध से पीछे ही रखे। जो काम करवा रहे थे हम लोग मजबूर में काम कर रहे थे वहाँ पे। तो उसके बाद में जब 2 महीने बीत गया, 2 महीने के बाद हमें बोले कि अब आप लोग मेन फ्रंट पे जा रहे हो लड़ने के लिए। तो हमने बोला कि हम किस लिए, हम तो लड़ने नहीं आए हैं यहाँ पे। तो बोले कि नहीं, आपको लड़ना होगा। जब हमने मना कर दिया तो सारे 2-3 लोग मिलकर हमें मारने लगे लात गुस्सा से, जो जिस तरह से मारते थे। तो जैसे कि एक लोगों को मारोगे तो सारे लोग डर जाएंगे। तो सारे लोग गाड़ी में बैठ गए, हम भी बैठ गए। उसके बाद में वो लेकर लड़ाई में लेकर हम लोगों को चला गया। जब लेकर वहाँ पे चले गए तो ये नहीं पता था कि वो लोग रात में लेकर गए थे कि उधर से हमें ये न पता चले कि इधर यूक्रेन है किधर रसिया है। अब जब हमें वहाँ उतारा गया तो उसके बाद में उतारा गया, बस वहीं से सब लोग छोड़कर चले गए। बोले कि अब आप तैनात रहो। तब तक हमारे बगल में एक रॉकेट आकर गिरा
जो कि एक रसिया वाला था, वो तुरंत शहीद हो गया।